Students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the parental nutrition therapy. कि parental nutrition क्या होता है, कैसे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन को किस किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, वो सारा हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। साथ के साथ ये बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक के ऊपर लेक्चर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट वन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन है, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब होता है पैरा प्लस एंट्रल। एंट्रल का मतलब होता है रिलेटेड टू जीआई सिस्टम या इंटेस्टाइन, ठीक है, और पैरा मतलब आउटसाइड। अगर इंटेस्टाइन या कि मतलब जीआई ट्रैक्ट के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बाहर से अगर आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, वो न्यूट्रिशन कहलाता है आपका पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो क्या किया जाता है? इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर किया जाता है। पेरेंटल जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है? इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर किया जाता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। इसके पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन, ठीक है, जो भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो इनकी ट्रेस एलिमेंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनको कंप्लीट करने की, वो सारे जो भी सारे एलिमेंट्स है वो हम क्या कर रहे हैं? इंट्रावीनस रूट से अगर दे रहे हैं, कंप्लीटली अगर इंट्रावीनस रूट से दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, कि पेरेंटल न्यूट्रिशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में देखिए डिफरेंस देखिए। पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपका पेशेंट है वो पार्शियली तो डिपेंडेंट है आपके पेरेंटल न्यूट्रिशन पे, और पार्शियली क्या है, वो डाइट भी ले रहा है। मतलब आप सिर्फ उसके फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायरमेंट्स उनको कंप्लीट कर रहे हो, वो डाइट जो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है वो अपनी डाइट से भी वो ले रहा है, ठीक है। नॉर्मली हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर यही पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन यूज किया जाता है, जो नॉर्मल वार्ड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आपने बॉटल कनेक्ट कर दी, आप एक दिन का 2000 से 3000 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो, 2000 से 3000 ml आप फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो वो एक पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी है। लेकिन अगर आपका पेशेंट कंप्लीटली आपके इंट्रावीनस रूट से जो भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हो, पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हो, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसे कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करेंगे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर पेशेंट को फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे हम इंट्रावीनस रूट से थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं। आप इमेज में देखिए, ये वाला जो बैग है, जो वो क्या है? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग है। इस बैग के अंदर जो मिल्की वाइट आपको सब्सटेंस दिख रहा है, उस सब्सटेंस के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, मिनरल्स, सारा कुछ एक जो पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू या एक जो डेली रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंग सारा जो कंपोजिशन हो वो सारा इस बैग के अंदर है। पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो बैग है इसके अंदर होता है। अब पेरेंटल न्यूट्रिशन उसकी ज़रूरत क्यों है? कि पेरेंटल न्यूट्रिशन, मान लीजिए आप स्टारवेशन की कंडीशन में हो, मतलब आप खाना नहीं खा रहे हो। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो क्या होता है? बॉडी आपकी फैट के थ्रू ग्लूकोज का सिंथेसिस करती है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो सारे जब होते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का जो बनाना होता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है जब स्टोर ग्लाइकोजन है उसको वापस से आप ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हो, उसे बोलते हैं अपन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका सिंथेसिस अगर बॉडी अगर सबक्यूटेनियस फैट के थ्रू अगर करने लग जाए, मसल्स के थ्रू करने लग जाएगी, तो क्या होगा? ये वीक हो जाएंगी। मान लीजिए आप स्टारवेशन की कंडीशन के अंदर आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है, आपका पेशेंट है वो कोमाटोस पेशेंट है, ठीक है। अब वो खाना नहीं खा पा रहा है, तो खाना नहीं खा पाएगा तो क्या होगा? उसकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। बॉडी को एनर्जी चाहिए तो बॉडी एनर्जी कहाँ से लेगी? पहले तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या करेगी? ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा और बॉडी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। जब वहाँ पर भी ग्लाइकोजन का स्टोरेज था वो सारा अगर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बॉडी क्या करेगी? ग्लूकोज का सिंथेसिस करने के लिए सबक्यूटेनियस फैट और मसल्स है उनका डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे शुरू करेगी। मसल्स का डिस्ट्रक्शन शुरू होगा, सबक्यूटेनियस फैट धीरे धीरे लॉस होना शुरू होगी। जिससे कि लॉस क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? सबक्यूटेनियस फैट और मसल से क्या सिंथेसिस कर रही है?
ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रही है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए उनको मेटाबोलाइज कर रही है, उनको ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बड़ा पार्टिकल है, मतलब यहाँ पे ये है कि कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर काट देना, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब है उसको अच्छे से और तोड़ करके उसके एनर्जी का प्रोडक्शन करवा लेना, ठीक है, मेटाबोलाइज कर देना टोटली, ठीक है। और पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होते हैं? हाइपरटोनिक होते हैं। पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होते हैं? हाइपरटोनिक होते हैं। हाइपरटोनिक होने का मतलब क्या है? इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या होती है? ब्लड से ज़्यादा होती है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? नॉर्मल सेलाइन की ऑस्मोलैरिटी और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल क्या बोलते हैं, दोनों की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती है? सेम होती है, 0.9% होती है, ठीक है। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होते हैं? हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होते हैं। और हाइपरटोनिक फ्लूइड्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? हाइपरटोनिक क्यों होते हैं? ये हाइपरटोनिक क्यों होते हैं? क्योंकि पेरेंटल न्यूट्रिशन के जो भी फ्लूइड्स आते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, एमिनो एसिड्स भी हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, ट्रेस एलिमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या है? जो पानी का कंसंट्रेशन है, जो जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो कम है, और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज़्यादा है। उस कंडीशन की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं अपन? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, कि भाई पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर हम पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो लगाएंगे, या पेरेंटल न्यूट्रिशन पे आपका पेशेंट है वो किस कंडीशन में रहेगा। तो पहली कंडीशन कह रही है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर हो, कोई भी ऐसी डिजीज हो जिसके अंदर आपका पेशेंट है वो जीआई ट्रैक्ट के थ्रू न्यूट्रिशन है, डाइट नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? आपका पेशेंट टोटली पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और वो रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने पेशेंट की जो भी डेली रिक्वायरमेंट है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो पेशेंट को जरूरत है, वो सारा हम क्या करेंगे? पेरेंटल न्यूट्रिशन के थ्रू देंगे। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इस कंडीशन के अंदर भी आपका पेशेंट है वो क्या नहीं कर पाएगा? कोई भी डाइट है उसको ओरली नहीं ले पाएगा, ओरल इंटेक नहीं कर पाएगा डाइट का, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर क्या आ रखा है? ब्लॉकेज आ रखा है। इंटेस्टाइन की जो कंटेंट है वो आगे की तरफ पास नहीं कर पा रहे, मूवमेंट नहीं, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रहे, किसी भी कंडीशन की वजह से उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे ट्यूमर होगा, पैरालिटिक इलियस होगा, ठीक है, खर्निया होगा, क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है, वल्वुलस होगा, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन हर्निया हो जाएगा। ये सारी कंडीशन क्या कर रही है? इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है? वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ के जो कंटेंट है वो आगे की तरफ मूवमेंट नहीं हो पा रही, और आगे की तरफ मूवमेंट नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। तो अब आपका पेशेंट है वो ओरली डाइट नहीं लेगा, तो आपका पेशेंट कहाँ चला जाएगा? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। नेक्स्ट वन है एनी इंटेस्टाइनल सर्जरी, कोई भी इंटेस्टाइन की सर्जरी हो रही है, मान लीजिए आपने कोई भी एनास्टोमोसिस किया है इंटेस्टाइन का, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन को आपने क्या किया? एनास्टोमोसिस किया। तो एनास्टोमोसिस को हील होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। अब उस हीलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? आपको आपके पेशेंट, आपके इंटेस्टाइन, उसको क्या देना होगा? रिलैक्स देना होगा, आराम देना होगा, तब जाकर के उसके अंदर आप क्या कर पाओगे? उसकी हीलिंग हो पाएगी। आपने क्या किया? इंटेस्टाइन के दो पार्ट को काट करके आपस में जोड़ा है, तो हीलिंग कंप्लीट होना भी जरूरी होती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका पेशेंट अगर ओरल डाइट पे चला जाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे जो भी स्टूल वगैरह का प्रोडक्शन होगा, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करेंगे, हो सकता है उस साइट के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए और आपका जो सर्जरी थी वो फेल हो जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एनास्टोमोसिस को हील होने के लिए, एनास्टोमोसिस या कोई भी जो सर्जरी हुई है उसका हील होने के लिए, टाइम देने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड कर देते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन पे हम क्या कर देते हैं? शिफ्ट करते हैं। जैसे ही पेशेंट की जो हीलिंग प्रोसेस है, जो भी सर्जरी हुई उससे पेशेंट की जो हीलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, तो हम ग्रेजुअली पेशेंट को वापस से क्या करेंगे? नॉर्मल डाइट के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। सीवियर न्यूट्रिशनल डेफिसिट पेशेंट, मान लीजिए आपका पेशेंट है वो बहुत ही कमज़ोर पेशेंट है, उसके अंदर बहुत सारी डिफिशियंसी है, विटामिन की है, इलेक्ट्रोलाइट्स की है, फ्लूइड की है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब की अगर बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है, माल न्यूट्रिशन पेशेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते। इन केस ऑफ कैंसर के अंदर क्या होता है? मान लीजिए किसी पेशेंट को इसोफिगस है, लैरिंग्स का है, ओरल कैविटी का कैंसर है, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे? ओरली डाइट नहीं ले पाएंगे, ओरल इंजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन क्या कर सकते हो आप? पेशेंट को एंजी ट्यूब भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर ब्लॉकेज आ रखा है, या इसोफिगस के अंदर क्या हो रखा है? ब्लॉकेज हो रखा है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, एंजी फीडिंग भी नहीं करवा पाओगे पेशेंट को। लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? आपका पेशेंट कहाँ चला जाएगा? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इन केस ऑफ बर्न पेशेंट, मान लीजिए बर्न हो रखा है, बर्न की वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, फैट, सबक्यूटेनियस फैट वगैरह बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? पेशेंट को हमें
नॉर्मल डाइट पे नहीं रख पाते, तो हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर फ्लूइड वगैरह एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी के जो पेशेंट होते हैं वो ओरल डाइट नहीं लेते हैं, बहुत रेयर ओरल डाइट लेते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो पेशेंट को बहुत ही वीक बना देते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, पेशेंट एनोरेक्सिया में रहता है, स्टारवेशन की कंडीशन वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी का जो भी पेशेंट होगा उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। HIV एड्स इन केसेज के अंदर क्या होता है, पेशेंट काफ़ी वीक हो जाते हैं, और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, और उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर हमें पेशेंट को लेना पड़ता है। माल न्यूट्रिशन पेशेंट मैंने पहले ही बता दिया कि इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन हम पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर रखते हैं। आई होप आपको ये सारे जो भी इंडिकेशंस है पेरेंटल न्यूट्रिशन की समझ में आएंगे। अगर किसी भी इंडिकेशन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट देखिए, एक्शन नोट, पेरेंटल न्यूट्रिशन इज अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन एंड यूज वेयर देर इज नो अदर न्यूट्रिशनल अल्टरनेटिव। इसका मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब ये है, इसमें ये कहना चाह रहा है जो भी एग्जामिनर है वो ये कहना चाह रहा है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन का यूज़ हमें तभी करना है जब हम किसी दूसरे वे के थ्रू पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको हॉस्पिटल में है उसको TPN पे ले लो, नहीं जी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर या पेरेंटल न्यूट्रिशन पे हमें पेशेंट को नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन हम लगा तो लेंगे, लेकिन उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, बहुत सारे रिस्क डेवलप हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे पेरेंटल न्यूट्रिशन के अंदर, वैसे वैसे हम पढ़ते जाएंगे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए पेशेंट को हम क्या कर देंगे, रिस्क पे डाल देंगे कि वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। लेकिन आप ओरल डाइट ले रहे हो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो हमें यही करना है कि जब तक हमारा पेशेंट ओरल डाइट या पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू दिया जा सकता है, ओरल डाइट दे सकते हैं, तब तक हमें क्या करना है, पेशेंट को इन्हीं डाइट के ऊपर ओरली डाइट देनी है या फिर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग के थ्रू हमें पेशेंट को फीडिंग करवानी है। हमें पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर नहीं डालना है। लेकिन अगर सारे मेथड फेल हो गए, हम किसी भी तरीके से किसी भी रूट के थ्रू हम पेशेंट को डाइट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, हमारा पेशेंट है वो डाइट नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर शिफ्ट करना होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के अंदर हमें सबसे पहले ट्राई करना है कि हम पेशेंट को ओरल डाइट दें। ओरल डाइट से नहीं काम चल रहा है, देन हम क्या करेंगे, पेशेंट ओरल डाइट नहीं ले पा रहा है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग करेंगे, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग के अंदर हमेशा नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग और ओरल डाइट के ऊपर कंसंट्रेट करना है, पहले हमें ये इनिशिएट करना है, ना कि आते ही हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर हमारा ओरल डाइट और नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दोनों फेल हो गए, ठीक है, पेशेंट नहीं ले पा रहा है, नहीं टॉलरेट कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, तब जाकर के हमें क्या करना है, जो भी हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसका यूज करना है। आई होप ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन है लाइन यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन, की पेरेंटल न्यूट्रिशन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कौन सी लाइन्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन से तो वो PICC, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, जैसा जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमारी जो लेक्चर वीडियोज इस चैनल के ऊपर, उसमें आप जाके देख सकते हैं, सेंट्रल लाइन डाला था एक वीडियो के अंदर, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि PICC कैसे क्या काम करती है, ठीक है। तो पेरिफेरल सेंट्रल इंसर्टेड कैथेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और PICC पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है वो कौन सी वेन्स का यूज करके डालते हैं, हम डालते हैं एंटीक्यूबेटल फोसा के पास होती है, सिफेलिक और बेसिलिक वेन, ठीक है, सबक्लेवियन वेन, इनका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर डालते हैं। और इनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो कैथेटर है उसकी टिप को जो सुपीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के अंदर लेकर के जाते हैं, और वहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, जस्ट अबाउट द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम की ओपनिंग के जरा सा ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैथेटर को फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसके बाद देखिए जो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिल वेन्स का, आर्म की जो डिस्टिल वेन होती है, आर्म ये होगी, इसकी जो डिस्टिल वेन्स है, यहाँ वाली जो वेन्स है, यहाँ की जो वेन्स है, मतलब फोर आर्म की जो वेन है, ठीक है, और यहाँ की जो वेन्स है अपनी वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस, तो इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, IV कैथेटर इंसर्ट कर सकेंगे, IV कैनुला इंसर्ट करके हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी दे सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो अपन हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर देख रहे हैं आजकल, नॉर्मल जो जनरल वार्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, ICUs के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पेशेंट सीरियस होते हैं, कोमाटोस पेशेंट होते हैं, वो नॉर्मली अपनी डाइट पे शिफ्ट नहीं होते, ऑलरेडी डाइट नहीं ले पाते, तो हमें क्या करना होता है, उनको
टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पर डालना होता है। तो आईसीयू के अंदर हमें ये देखने को मिल सकता है कि जो नॉर्मल हमारे जनरल वार्ड्स होते हैं उनके अंदर हमें पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी देखने को मिल सकती है। तो पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी के दौरान हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो आर्म की जो डिस्टल वेन्स है उनका यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, पेशेंट को न्यूट्रिशन से वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वो कैसे एडमिनिस्टर के सेंट्रल वेन्स के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सेंट्रल वेन्स के थ्रू एडमिनिस्टर किए जाते हैं। साथ के साथ टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन अगर कम समय के लिए देना है, 3 से 5 दिन के लिए अगर हमें देना है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर का यूज़ भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है वो भी। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हमें रखना है तो हमें सेंट्रल वेन्स के थ्रू ही हमें जाना होगा। इंटरनल जुगुलर वेन्स का यूज़ करके सब डायरेक्ट आप सबक्लेवियन वेन के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो वो सारे यूज़ करते हुए हमें जाना है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये बताया गया, जो रेड के अंदर आपको दिखाया गया, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए आपका पेशेंट है वो क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आपका पेशेंट है उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है वो चल रहा है, और आपका जो पेशेंट है उसका टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो बैग है, ठीक है, इमेज में देखिएगा, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो बैग है उसमें क्या है, ये खाली होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए ये खाली हो गया, तो खाली हो गया तो अब क्या करना है, मान लीजिए आपका जो बैग है वो खाली हो गया, इम्पिड हो गया टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का, और एक हमारे पास दूसरा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग अभी अवेलेबल नहीं है। हमने क्या किया है, वार्ड बॉय को भेजा है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग लाने के लिए। कहाँ से लाएगा, वो लाएगा फार्मेसी से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई कब जो भी है हमारा जो वार्ड बॉय है वो आकर के लेके आ जाए। तो उस दौरान जब तक वार्ड बॉय लेने गए हैं तो हमें क्या करना है, पेशेंट का टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हमें पेशेंट को 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक है, DNS चलानी है, 10% DNS चलानी है। DNS चलाएंगे, DNS क्यों चलाएंगे, ताकि हम हमारे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जाने से रोक सके। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन नॉर्मली क्या होता है, आपका पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे थे, एक कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर अपने पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट, फेट और प्रोटीन दे रहे हो, ठीक है। उस कंडीशन के अंदर क्या है, उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो भी एक नॉर्मल रेंज के अंदर आपने मेंटेन कर रखा है, ठीक है, मेंटेन करा हुआ है। अब अगर आप पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन या रिंगल लैक्टेट लगा रहे हो तो उसके अंदर क्या है, फेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं है। इसका मतलब है कि आपका पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। मतलब आपका पेशेंट कहाँ जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन के अंदर जाएगा। तो उस हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जैसे ही टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग खत्म होता है हमें 10% डेक्सट्रोज लगा देनी है, ठीक है। 10% डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन हमें क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। और जब जैसे ही हमारा जो दूसरा बैग आ जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का दूसरा बैग आ जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 10% डेक्सट्रोज को हटा करके हम क्या करेंगे, हमारा टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो नया बैग है उसको हम कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर नहीं जाएगा। आई होप आपको ये रीज़न समझ में आया होगा। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, नॉर्सेट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि द डिलीवरी ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसा कि आप PICC, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर के थ्रू अगर हम जो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे फ्लेबाइटिस, स्क्लेरोसिस, स्वेलिंग, ठीक है, इन इन्फेक्शन होने के मतलब फ्लेबाइटिस है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ठीक है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, ये सारे उस पर्टिकुलर वेन के आसपास डेवलप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन कोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्लूकोज वगैरह का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इजीली इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया अगर वहाँ पहुँचा तो वो इजीली ग्रो कर जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जिस भी पेरिफेरल सेंट्रल इंसर्टेड कैथेटर के थ्रू हम TPN दे रहे हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर फ्लेबाइटिस, स्क्लेरोसिस, स्वेलिंग, इन सबको क्या करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और जो फ्लूइड है उसको स्टॉप करके दूसरी एक्टिविटी या दूसरे हाथ के अंदर कैनुला वगैरह लगा करके हमें पेरेंटल न्यूट्रिशन है उसको शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जैसे कि नोटसेट मेन एग्जाम आने वाला है अभी, उसके लिए आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।